जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सैलरी एक जो बंदा अर्न कर रहा होता है उसको कुछ पर्क्विजिट्स हैं, कुछ बेनिफिट्स अपने एम्प्लॉयर से रिसीव हो रहे होते हैं अदर देन द सैलरी, जो कि उसको पर मंथ फिक्स बेसिस पे मिल रही होती है। अब मुझे काफ़ी क्वेश्चंस और कुछ लोग, कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं, डायरेक्टली मैसेज करके पूछते हैं, कुछ ईमेल्स भी आते हैं, कुछ कमेंट्स भी आते हैं कि कौन कौन से अलाउंसेज हैं जो कि एक सैलरीड एम्प्लॉय को मिलते हैं और वो एग्जाम्प्ट हैं, और कौन से अलाउंसेज हैं वो टैक्सेबल हैं, या कोई लिमिट अगर है एग्जामेशन की तो वो कितनी है। प्रोविडेंट फंड के ऊपर डिस्कशन ऑलरेडी में हम लोग कर चुके हैं, एक वीडियो मैंने बनाई थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ। अगर आप लोग प्रोविडेंट फंड के ऊपर स्पेशल एक वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप उसको क्लिक करके प्रोविडेंट फंड की टैक्सेबिलिटी के ऊपर वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि परक्विजिट्स। सबसे पहले कन्वेंस अगर आपको मिली हुई है, ये इसके ऊपर पहले ही भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन समराइज करके मैं सारे यहाँ पे बेनिफिट्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। अगर आपको कन्वेंस मिली हुई है और सिर्फ ऑफिशियल यूज के लिए है तो कोई भी आपकी सैलरी में एडिशन नहीं होगा, मतलब कोई भी आपका टैक्स के ऊपर कोई आपका टैक्सेबल इनकम अमाउंट ऐड नहीं होगी। देर इज नो टैक्सेबल बेनिफिट, क्योंकि अगर आपको सिर्फ ऑफिशियल यूज के लिए गाड़ी मिली हुई है। अगर आपको पर्सनली और ऑफिशियल दोनों यूज के लिए गाड़ी मिली हुई है तो फिर 5% आपकी सैलरी में ऐड किया जाएगा, 5% ऑफ कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू इन केस ऑफ लीज्ड व्हीकल। अगर गाड़ी कंपनी ने लीज करवाई है तो फिर उसकी मार्केट वैल्यू का 5%, या अगर डायरेक्टली परचेज किया तो जितने पैसे पे किए कंपनी ने जो उसकी कॉस्ट थी उसका 5% आपकी सैलरी में हर साल ऐड किया जाएगा जब तक आप वो गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको गाड़ी मिली हुई है फॉर पर्सनल एंड ऑफिशियल यूज बोथ। अगर आपको गाड़ी सिर्फ पर्सनल यूज के लिए मिली हुई है तो उस केस में फिर ये जो क्राइटेरिया है, बेस चेंज नहीं होती, जो परसेंटेज है वो चेंज होकर डबल हो जाती है 10% के ऊपर, 10% ऑफ कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू। ये तो था अगर आपको कन्वेंस का बेनिफिट मिला हुआ है इन टर्म इन द शेप ऑफ कार। कन्वेंस अलाउंस की बात नहीं हो रही, कन्वेंस इन द शेप ऑफ कार की बात हो रही है। अगर आपको गाड़ी, मोटर बाइक कुछ भी मिला हुआ है तो उस केस में ये तीन आपके सिनेरियोज हो सकते हैं और उसमें आपकी अकॉर्डिंगली आपका टैक्स लगेगा। अगर आप इसकी तीन सिनेरियोज में फॉल करते हैं तो आप अकॉर्डिंगली अपने देख सकते हैं कि आपके ऊपर कितना टैक्स अप्लाई हो सकता है। नेक्स्ट, अगर आपको कंपनी ने अकोमोडेशन प्रोवाइड की हुई है, अकोमोडेशन दो सूरत में हो सकती है। या तो वो आपको घर ऑफर करते रहने के लिए कि स्पेसिफिकली जगह बता दें कि भाई यहाँ पे आप रह सकते हैं, या फिर वो आपको रेंट अलाउंस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब उसमें अंदर दोनों के अंदर डिफरेंट टैक्स ट्रीटमेंट है। अब अकोमोडेशन में जो अमाउंट आपकी सैलरी में ऐड की जाएगी वो हायर ऑफ होगी, हायर ऑफ विच फेयर मार्केट रेंट, मतलब जो उस एरिया में जहाँ पे कंपनी आपको जगह रहने के लिए दे रही है उस एरिया में क्या एक आम रेंट चल रहा है, एक घर का, कमरे का, जो भी कंपनी ने आपकी एक कह सकते हैं लिमिट के हिसाब से या एंटाइटलमेंट के हिसाब से आपको बेनिफिट अलाउ किया हुआ है, उस बेनिफिट के अंदर रहते हुए कितना रेंट मार्केट में चल रहा है वो वाली अमाउंट उसको कंपेयर किया जाएगा विद 45% ऑफ बेसिक सैलरी। आपकी जो बेसिक सैलरी है उसका 45%, उन दोनों में से जो हायर अमाउंट होगी वो आपकी सैलरी में ऐड की जाएगी इन द केस ऑफ अकोमोडेशन। यूटिलिटीज एंड डोमेस्टिक सर्वेंट्स। अब अगर आपको कंपनी ने डोमेस्टिक सर्वेंट के ऊपर रखी दी नहीं, आप यूटिलिटीज का जो बिल है, बिजली गैस पानी वगैरह का बिल कंपनी पे कर रही है, या कुछ पोर्शन आपकी सैलरी से लेस होता है बाकी आप पे करते हो, तो इन दैट केस फेयर मार्केट वैल्यू लेस एनी पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉय, जितने पैसे आपकी सैलरी से काटे जाएंगे उसको लेस करके बाकी जो फेयर मार्केट वैल्यू में से अगर वो अमाउंट बचेगी वो आपकी सैलरी में ऐड की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपका बिजली का बिल आ रहा है 15,000, उसमें से आपकी सैलरी से हर महीने कटते हैं 5,000 रुपये, और कंपनी पूरा साल आपका बिल पे करती है। और फॉर एग्जांपल कि आपका पूरे साल का जो बिजली का बिल बना है वो तकरीबन बना है अराउंड 1,10,000, तो उसमें से आपका 60,000 जो है वो आपकी सैलरी से कट गया, तो बाकी 50,000 आपकी सैलरी में ऐड होगा, क्योंकि वो आपको एडिशनल बेनिफिट है जो आपको कंपनी ने प्रोवाइड किया है। सेम विद द केस ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट्स, जितनी सैलरी आपके अकाउंट से, आपकी सैलरी में से, आपके सर्वेंट की सैलरी अगर आप अपनी सैलरी में से कटवा रहे हैं, कुछ पोर्शन कटवा रहे हैं, तो वो लेस हो जाएगा, बाकी अमाउंट आपकी सैलरी में से टैक्सेबल बेनिफिट ऐड की जाएगी। अच्छा, इसके बाद अगला बेनिफिट, अगर आपको कंपनी से इंटरेस्ट फ्री लोन मिला हुआ है। कुछ कंपनीज होती हैं जो कि जैसे बैंक्स यूजली अपने एम्प्लॉयज को या तो रिड्यूस रेट पे लोन देते हैं, या इंटरेस्ट फ्री भी कई जगह पे होता है। कुछ कंपनीज में ऐसा होता है कि जो कैश रिच कंपनीज होती हैं वो ज्यादातर अपने एम्प्लॉयज को इंटरेस्ट फ्री लोन दे रही होती हैं। तो उस केस में अगर आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिला है तो 10% इफ नो इंटरेस्ट इज चार्ज। इंटरेस्ट फ्री लोन का मतलब ये नहीं है कि आपको वाकई में 0% मिल गया, इसका मतलब होता है कि नॉमिनल अमाउंट भी आपको चार्ज हो रही है, तो वो भी इंटरेस्ट फ्री एक तरह से कहलाता है। तो अगर बिल्कुल ही कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं हो रहा, 0% है इंटरेस्ट रेट, तो फिर आपका जितनी भी लोन की अमाउंट है साल के शुरू में आउटस्टैंडिंग
वो आपका 10% आपकी सैलरी में हर साल ऐड किया जाएगा। या अगर आपको एक लोन जो मिला है वो लेस देन 10% रेट के ऊपर मिला है, तो फिर डिफरेंशियल इफ रेट इज लेस देन 10%, मतलब डिफरेंशियल का मतलब है कि 10% से कम के रेट पे अगर आपको लोन मिला है, फॉर एग्जाम्पल 6% पे मिला है, तो एडिशनल बेनिफिट आपका है 4% का, क्योंकि टैक्स के अकॉर्डिंग बेंचमार्क रेट इज 10%। तो आपको बेनिफिट हुआ 4% का, तो 4% मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अमाउंट निकलेगी आपकी सैलरी में हर साल वो ऐड की जाएगी। हर साल जितनी भी आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट होगी उसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई होगी। थर्ड सिनेरियो है जी, एक्सेप्ट फॉर लोन्स नॉट एक्सीडिंग ₹1 मिलियन। अच्छा, अब जो लोन 10 लाख से कम की लिमिट में है उनके ऊपर ये लिमिट्स जो है वो अप्लाई नहीं होती। मतलब अगर आपका लोन 8 लाख रुपए का है और वो आपको 0% रेट में मिला है, तो इन दैट केस कोई भी अमाउंट आपकी सैलरी में ऐड नहीं की जाएगी, क्योंकि आपकी लोन की अमाउंट 10 लाख से ज्यादा होगी तो ही इन दोनों कंडीशन में कोई कंडीशन आपको देखनी पड़ेगी। अगर पहली कंडीशन पे ही आपकी जो लोन की लिमिट है वो मीट नहीं होगी उस क्राइटेरिया को कैलकुलेशन करने के लिए, तो फिर आपको इन दोनों कैलकुलेशन की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप देखेंगे आपकी लोन की अमाउंट 10 लाख से कम है, दैट मीन्स यू आर टोटली एग्जाम्प्ट। 10 लाख से ज्यादा के अमाउंट पर लोन है तो फिर आपका टोटल लोन क्यों अमाउंट स्टैंडिंग लोन के ऊपर आपका परसेंटेज अप्लाई होगी, डिफरेंशियल के ऊपर नहीं होगी कि अगर 12 लाख का लोन है तो मैं 12 लाख में 10 लाख माइनस करूँ बाकी 2 लाख पे अप्लाई कर दूँ, नहीं। टोटल 12 लाख पे आपकी परसेंटेज अप्लाई हो रही होगी, लेकिन 10 लाख से कम है तो 100% एग्जेम्प्ट। अच्छा, इसके अलावा कंपनी यूजली क्या होता है कि लैपटॉप्स वगैरह या मोबाइल फोन वगैरह दे रही होती है अपने एम्प्लॉयज को इस्तेमाल करने के लिए। तो इस केस में कंपनी जितनी आपका जो जैसे लैपटॉप दिया है या मोबाइल फोन दिया है, कंपनी उसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही होगी, या अगर उसने कोई रेंट लीज के ऊपर या रेंट के ऊपर आपसे आपको ऐसे लेके दिए हैं, जितनी अमाउंट कंपनी रेंटल पे कर रही है, जितनी अमाउंट कंपनी एज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बेयर कर रही है पूरे साल में, जितनी अमाउंट का उसने एक्सपेंस इंकर किया है आइदर डेप्रिसिएशन या रेंटल, वो आपकी सैलरी में टैक्सेबल बेनिफिट के तौर पर ऐड किया जाएगा। काफी चीजें इसमें ऐसी हैं जो कि मार्केट में एम्प्लॉयर्स नहीं कर रहे होते और उसको मतलब टैक्स बेनिफिट ट्रीट नहीं करते, लेकिन हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि बाय लॉ क्या क्या चीजें आपकी टैक्सेबल होती हैं। तो वैसे अगर आप देखें तो लैपटॉप कंपनी हर हर कंपनी अपने एम्प्लॉयज को देती है, लेकिन वो कहीं भी टैक्सेबल बेनिफिट नजर नहीं आ रहा होता। उसके अलावा अकोमोडेशन भी प्रोवाइड की होती है, जो हमारा कह सकते हैं कि जो लेबर स्टाफ होता है जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उनको अकोमोडेशन यूजली प्रोवाइड की होती है, तो वो भी आपका नहीं उसकी सैलरी में ऐड करते, क्योंकि ऑलरेडी उनकी सैलरी इतनी कम होती है, उस पर कितना वो टैक्स ऐड कर ले, तो इस वजह से उसको वो एग्जाम बेनिफिट ही ट्रीट करवा देते हैं, उसको वो डिक्लेयर नहीं करते कि हमने इनको रहाइश वगैरह दी हुई है। अच्छा, अब इसके अलावा अगर यहाँ पे अगली बात आती है ग्रेचुटी की। अभी जिस तरह प्रोविडेंट फंड के ऊपर डिस्कशन की थी, प्रोविडेंट फंड के भी 3 सिनेरियोज थे कि रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, ये रजिस्टर्ड प्रोविडेंट फंड है, एक गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड होता है, एक रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड होता है और एक अनरजिस्टर्ड प्रोविडेंट फंड होता है। तो तीनों की डिफरेंट टैक्सेबिलिटी थी, वो वीडियो लिंक मेंशन्ड है, आप जाके उसको देख सकते हैं। ग्रेचुटी के ऊपर भी देर आर 3 सिनेरियोज, एक होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की ग्रेचुटी, एक होती है ग्रेचुटी फंड और एक होता है ग्रेचुटी स्कीम। अब ग्रेचुटी फंड रजिस्टर्ड होगा तो उसकी डिफरेंट ट्रीटमेंट है, ग्रेचुटी फंड अनरजिस्टर्ड होगा तो उसका डिफरेंट ट्रीटमेंट है, ग्रेचुटी स्कीम रजिस्टर्ड होगी तो डिफरेंट ट्रीटमेंट है, ग्रेचुटी स्कीम अनरजिस्टर्ड होगी तो डिफरेंट ट्रीटमेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई जो आपका फुली एग्जाम्प्ट है वो कौन कौन से। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ग्रेचुटी मिलती है, गवर्नमेंट एंटिटीज उसको फंड को मैनेज कर रही है, अपने एम्प्लॉयज को ग्रेचुटी वगैरह पे करती है टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो फुली एग्जाम्प्ट होता है, देयर इज नो टैक्स। ग्रेचुटी फंड अप्रूव्ड बाय कमिश्नर, ग्रेचुटी फंड अगर कमिश्नर ने अप्रूव किया हुआ है तो वो भी आपका फुली एग्जाम्प्ट होगा। लेकिन अगर ग्रेचुटी स्कीम कोई है जो एफबीआर से अप्रूव्ड है तो वो उसके ऊपर 3 लाख तक की लिमिट है। ग्रेचुटी फंड अगर कंपनी ने कोई बनाया हुआ है और वो कमिश्नर से अप्रूव्ड है तो उसकी पेमेंट जब आपको होगी रिसीव तो उसमें कोई टैक्स नहीं होगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की प्रोविडेंट फंड सॉरी ग्रेचुटी पर कोई टैक्स नहीं होगा, लेकिन ग्रेचुटी स्कीम अगर एफबीआर से अप्रूव्ड है तो उसके ऊपर अपर लिमिट है 3 लाख तक की अमाउंट एग्जाम्प्ट है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको अमाउंट मिली है ग्रेचुटी की 5 लाख और आपकी ग्रेचुटी स्कीम है जो कि एफबीआर से अप्रूव्ड है, तो इन दैट केस 5 में से 3 लाख तो आपका एग्जाम्प्ट होगा, बाकी 2 लाख की अमाउंट आपकी सैलरी के स्लैब के मुताबिक ऐड की जाएगी और जिस स्लैब में आपकी टोटल सैलरी इनकम फॉल करेगी उस पर आपका टैक्स अप्लाई हो रहा होगा। लेकिन अगर आपकी ग्रेजुटी की अमाउंट है 2.5 लाख रुपए, तो फिर टोटल अमाउंट ही आपकी एग्जाम्प्ट हो जाएगी, 50,000 आपको हाथ से नहीं दिए जाएंगे, 2.5 लाख आपका आपकी अमाउंट रिसीव हुई है वो आपकी फुली एग्जाम्प्ट है। अच्छा, थर्ड जो आपका क्राइटेरिया है उसके अंदर भी आ जाता है, उसके अंदर आ जाता है कि आपका जो अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड या अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी स्कीम, दोनों के एक ही ट्रीटमेंट है, वो आपका एग्जाम्प्ट होगा फॉर द लोअर लिमिट। यहाँ पे तो मैक्सिमम लिमिट है 3 लाख तक की अमाउंट आपकी एग्जाम्प्ट हो सकती है, लेकिन जो आपका अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड है या ग्रेचुटी स्कीम है उसके लिए आपकी 75,000 या 50% ऑफ द अमाउंट रिसीवेबल, इतने पैसे आपको रिसीव होने हैं उसका 50% या फिर 75,000, इन दोनों में से जो अमाउंट लेस होगी
वो अमाउंट आपकी उतनी अमाउंट तक की आपको एग्जाम्पशन अवेलेबल। अब फॉर एग्जाम्पल कि जितनी अमाउंट आपकी रिसीवेबल है उसका 50%, कि भाई आपको 1 लाख रुपए की ग्रेचुइटी रिसीव होनी थी, होनी है, और उसका 50% बनता है 50,000 रुपये। अब 50,000 को आप कंपेयर करेंगे 75,000 से, तो इन दिस केस आपका 50,000 जो है वो लोअर अमाउंट है, वो आपकी एग्जाम्पशन में फॉल करेगा। 75,000 अपर लिमिट आ जाती है, तो यहाँ पे एग्जाम्पशन अवेलेबल है फॉर लोअर ऑफ, तो 50,000 आपकी अमाउंट एग्जाम्प्ट हो जाएगी। अब अगर आपको ग्रेचुइटी रिसीव होनी है 2 लाख रुपए की, 2 लाख का 50% बनता है 1 लाख रुपया, 1 लाख ज्यादा है 75,000 का में, तो आपको सिर्फ 75,000 की एग्जाम्पशन मिलेगी, बाकी 25,000 आपकी सैलरी में ऐड होगा। अब ये जो एग्जाम्पशन है फॉर लोअर लिमिट, इसके ऊपर भी एक्सेप्शन है। मतलब ये जो रूल है, अगर ग्रेचुइटी फंड या स्कीम अनअप्रूव्ड है और वो ग्रेचुइटी रिसीव करने वाले जो बंदे हैं वो इन 4 या 5 लोगों में से कोई एक है, तो फिर उसके ऊपर कोई लिमिट अप्लाई नहीं होती, वो फिर एग्जाम्प्ट होगी। वो कौन सी थी? पेमेंट नॉट रिसीव्ड इन पाकिस्तान। अगर ग्रेचुइटी की पेमेंट पाकिस्तान से बाहर जा रही है तो फिर देयर इज नो टैक्स। रिसीव्ड बाय डायरेक्टर, कंपनी का डायरेक्टर है या कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर है, उसको रिसीव हो रही है तो वो भी एग्जाम्प्ट होगी। रिसीव बाय नॉन रेजिडेंट, एनआरपी है, उसको रिसीव हो रही है तो एग्जाम्प्ट होगी, देयर विल बी नो टैक्स। फ्रॉम सेम एम्प्लॉयर और इट्स एसोसिएट, एम्प्लॉय हु हैज ऑलरेडी रिसीव्ड ग्रेचुइटी, एनी ग्रेचुइटी फ्रॉम सेम एम्प्लॉय और इट्स एसोसिएट। अगर एक बंदा है जो कि जैसे पीटीसीएल है, पीटीसीएल की सब्सिडरी कंपनी एसोसिएट कंपनी है यूफोन। अब एक बंदे को अपनी जो एक यूफोन कंपनी है उसमें ग्रेचुइटी है और उससे उसको ग्रेचुइटी मिल रही है, और वही ग्रेचुइटी उसको पीटीसीएल से भी मिल रही है जब पीटीसीएल से जाके रिटायर हुआ, क्योंकि उसका उसका ट्रांसफर हो गया पीटीसीएल के अंदर। तो अगर उसको एम्प्लॉय को पहले ही कोई ग्रेचुइटी रिसीव हो गई है अपने उसकी कंपनी के एसोसिएट से या उसकी सेम एम्प्लॉयर से, तो फिर वो वाली अमाउंट दोबारा उसको अपने पेरेंट कंपनी या उसकी सेकंड कंपनी से रिसीव हो रही होगी, तो वो फिर एग्जेम्प्ट होगी फुली, उसमें कोई टैक्स अप्लाई नहीं होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद कुछ आ जाता है जी कन्वेंस अलाउंस। ऊपर हमने बात की थी कन्वेंस इन द फॉर्म ऑफ कार या बाइक, अब नीचे बात हो रही कन्वेंस अलाउंस की। अलाउंस में अगर आपको ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कोई अलाउंस दिया जा रहा है, जैसे आपको आपकी सैलरी का पार्ट है कि आपको फिक्स बेसिस पे हर महीने मिलना ही मिलना है, ठीक है, मतलब उसका इससे ऊपर कोई लिंक नहीं है कि आप ऑफिस छुट्टियां कर रहे हैं, आप एनुअल लीव्स के ऊपर हैं या आप कहीं विजिट पे गए हुए हैं, आपको एक अलाउंस फिक्स मिलना है, चाहे आप डेली ऑफिस आ रहे हैं चाहे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो आपको मिलना ही मिलना है, तो वो फिर आपका टैक्सेबल होता है। जो फिक्स बेसिस पे आपको हर महीने मिल रहा है, दैट इज टैक्सेबल बेनिफिट। लेकिन अगर आपको स्पेशली कोई ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए वन टाइम अगर आपको कोई अलाउंस दिया गया है, तो वो फिर एग्जाम्प्ट होगा। इसी तरह अगर कंपनी कोई ऐसा बिजनेस करी जिसमें जैसे स्कूल्स वगैरह हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं या कोई हॉस्पिटल है, तो वो जिस जो सर्विसेज अपने जो उनके कस्टमर्स या उनके पेशेंट्स वगैरह हैं या उनके जो भी वहाँ पे विजिटर्स हैं उनको प्रोवाइड करते हैं, वही सर्विस बीइंग एन एम्प्लॉय वो आपको भी दे रहे हैं, वो उतनी अमाउंट तक की हम एग्जाम्पशन अवेलेबल है, उसमें कोई टैक्स अप्लाई नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई होटल या रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, अगर आपको फूड दिया जा रहा है एट सब्सिडाइज्ड रेट या एट मार्जिनल कॉस्ट टू एम्प्लॉयड, मतलब उसमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा कंपनी का नहीं हो रहा, रेगुलर बेसिस पे जो एक फूड होता है वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वो एग्जाम्प्ट होगा। बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू एम्प्लॉयज चिल्ड्रन, आपके बच्चों को अगर जहाँ पे आप काम करते हैं वहीं पे आपके बच्चे भी पढ़ते हैं, तो फिर इन दैट केस आपकी फीस अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने वेव की हुई है या 50% रिड्यूस की हुई है, तो जो बेनिफिट आपको मिल रहा है वो टैक्सेबल नहीं होगा। मेडिकल ट्रीटमेंट अगर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है बाय हॉस्पिटल क्लिनिक टू इट्स एम्प्लॉयज, तो वो भी ट्रीटमेंट आपका टैक्सेबल बेनिफिट नहीं होगा, अनलेस के कोई मेजर ट्रीटमेंट करना पड़ गया, एक रेगुलर नेचर की अमाउंट है, वो फिर आपका एग्जेम्प्ट कैटेगरी में फॉल करेगा। इसके अलावा प्रोविडेंट फंड के ऊपर ऑलरेडी हमारी डिस्कशन हो चुकी हुई है, इसके ऊपर मैं दोबारा अभी टाइम नहीं लगाऊंगी क्योंकि उसके ऊपर हम एक प्रॉपर वीडियो बना चुके हैं, वो आप वीडियो जाके विजिट कर सकते हैं। अच्छा, अब अगली बात है स्पेशल अलाउंस अगर आपको मिला हुआ है ग्रांटेड फॉर ऑफिशियल एक्सपेंस, एग्जांपल टीएडीए, तो वो आपका एग्जाम्प्ट होता है। मेडिकल, अब इसमें भी दो चीजें आ जाती है मेडिकल के अंदर भी, कि अगर आपको मेडिकल कार्ड या हेल्थ कार्ड फैसिलिटी अवेलेबल है, दूसरी होती है कि अगर आपको अलाउंस वगैरह मिल रहा है, तो अगर आपको हेल्थ कार्ड फैसिलिटी या रिइंबर्समेंट है तो वो फिर एग्जाम्प्ट होती है। अगर आपको हर महीने एक फिक्स अलाउंस दिया जा रहा है तो वो आपका अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी एग्जाम्प्ट होता है। और अगर आपको अलाउंस भी मिल रहा है और ऊपर वाली रीइंबर्समेंट या एक हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो इन दैट केस जो आपका अलाउंस होगा जो फिक्स बेसिस पे आपको मिल रहा है वो आपका फुली टैक्सेबल होगा, उसमें फिर कोई एग्जाम्पशन की लिमिट नहीं है। बेनोवलन ग्रांट जो होती है फुल एग्जाम्प्ट होती है, डब्ल्यूपीपीएफ आपका फुल एग्जाम्प्ट होता है। पेंशन के केस में भी ये इसके डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं। पेंशन यूजली आपकी एग्जाम्प्ट होती है एक्सेप्ट व्हेन द पर्सन कंटिन्यूज टू वर्क फॉर द सेम एम्प्लॉयर और इट्स एसोसिएट। अगर आप अपनी
जैसे पीडीसीएल की एग्जांपल लेते हैं, एक बंदा पीडीसीएल में जॉब कर रहा है और वो पीडीसीएल से रिटायर हुआ और वो यूफोन के किसी डिपार्टमेंट में एज एडवाइजर या एज अ कंसल्टेंट काम करने लग गया, एज अ पेरोल उनके एम्प्लॉय बन गया दोबारा से उसकी एसोसिएट कंपनी में, तो फिर इन दैट केस वो पेंशन आपकी एग्जेम्प्ट नहीं होगी, वो टैक्सेबल होगी, क्योंकि आप उसी एसोसिएट कंपनी में या उसी कंपनी में दोबारा से काम कर रहे हैं। अगर आपको एक से ज्यादा पेंशन मिल रही है तो हायर अमाउंट ऑफ पेंशन आपकी exempt होगी। और एज अगर आपकी मोर देन 60 ईयर्स है तो फिर तमाम पेंशन जितनी भी आपको मिल रही है, चाहे वो 2 या 3 है, वो सारी की सारी आपकी एग्जेम्प्ट होगी। जब लेस देन 60 ईयर्स अगर आप हैं और आपको 2 पेंशन आ रही है तो हायर अमाउंट के ऊपर टैक्स आपका नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्ट होगी, लोअर अमाउंट आपकी टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर आपकी एज 60 ईयर्स से ज्यादा है तो फिर आपकी तमाम जितनी भी पेंशन आपको मिल रही है वो सारी एग्जेम्प्ट होंगी। पेंशन फंड अगर आपने उसमें से कोई आपका जो है वो शेयर आपको मिला है, पेंशन फंड का मतलब होता है कंपनी यूजली पेंशन फंड क्रिएट कर देती है और उसमें हर महीने, जैसा प्रोविडेंट फंड होता है, हर महीने कुछ ना कुछ पैसे वो कंट्रीब्यूट करती रहती है। तो फिर जो पेंशन फंड में से फिर आपको पे आउट मिलेगा एट द टाइम ऑफ आफ्टर योर रिटायरमेंट एज, तो फिर उसमें से 50% जो अमाउंट होगी वो एग्जेम्प्ट होगी, 50% टैक्सेबल होगी। जो 50% आपकी टैक्सेबल है उस पे एक कंपनसेशन आपको अलाउ कर रहा है एफडीए, क्योंकि आपको जो एक बेनिफिट रिसीव होगा पेंशन फंड का वो हो सकता है पिछले कई सालों का इकट्ठी अमाउंट आपको एक साल में रिसीव हो गई है और उसकी वजह से आपकी स्लैब चार्ज चेंज हो गई हो, तो इन दैट केस अगर आपको जो 50% पोर्शन आपका टैक्सेबल है उसके लिए फिर आप एवरेज रेट अप्लाई करवा सकते हैं लास्ट 3 ईयर्स का एट द ऑप्शन ऑफ टैक्सी, मतलब अगर आपकी मर्जी है तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं एट द एवरेज रेट ऑफ प्रीसीडिंग 3 ईयर्स, वरना आप नॉर्मल रेट पे उसको ट्रीट करवा सकते हैं। तो ये एक वीडियो थी रिगार्डिंग जो बेनिफिट्स या पर्टिकुलर एक सैलरी एम्प्लॉय को रिसीव हो रहे होते हैं फ्रॉम द एम्प्लॉयर, उस पर डिफरेंट ट्रीटमेंट्स एंड डिफरेंट बेनिफिट्स हैं। आई होप कि जितने भी क्वेश्चंस थे जो क्यूरीज आ रही थी आजकल वो सारी एड्रेस हो गई हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो यू कैन आस्क एट द गिवन ईमेल एड्रेस, या फिर आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन द कमेंट्स। तो आप मुझे बता सकते हैं इफ यू वांट एनी क्लैरिफिकेशन ऑन एनी टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।